नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना है। 2. नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लंबी अवधि में वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है। 2. ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स 2 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक सांविधिक निकाय है। 2. इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 3. यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन यानी BOP के घटकों में शामिल है। 1. चालू खाता, 2. पूंजी खाता, 3. भूल चूक, 4. विदेशी मुद्रा भंडार। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही जवाब था 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। 2. सभी महाद्वीपों में से एक महाद्वीपीय भूखंड का निर्माण हुआ जिसे पैंजिया कहा गया। 3. पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर मौजूद था जो पैंजिया को घेरे हुए था। उपर्युक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 2. भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ओडिशा में स्थित है। 3. 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस आयोग का नेतृत्व एक पूर्णकालिक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार में सचिव या राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा हो। 2. यदि इसके निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोग के पास 5 वर्ष तक की जेल अथवा 1 करोड़ रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजा की शक्ति होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा? इसका सही जवाब था महिला क्रिकेट। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विल्बर स्मिथ का पहला प्रकाशित उपन्यास है? इसका सही जवाब था व्हेन द लायन फीड्स। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। कैसरे हिंद तितली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। 2. यह तितली भारत में केवल पूर्वी हिमालय में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। 3. इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने बड़ी और चमकीले रंग की कैसरे हिंद तितली को राज्य तितली के तौर पर मंजूरी दी है। इसलिए कथन 3 सही है। कैसरे हिंद का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट, इसलिए कथन 1 सही है। 90 से 120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर के जंगली इलाकों में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी यह तितली पाई जाती है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।
आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शिक्षा राज्य सूची का विषय है। 2. शिक्षा से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS किया है। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों के 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख विद्यार्थियों का आकलन किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए कथन 1 गलत है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21A के तहत कानूनी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में भी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित और समान एवं सुलभ शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य जोड़ा गया कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा ऐसे बच्चे जिनकी वे देखभाल कर रहे हों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिटमैक्स अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी RSN सिंगापुर द्वारा की जा रही है। 2. कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर इसे संपर्क रहित केवल समुद्री अभ्यास यानी नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। 3. 2019 से यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भारतीय नौसेना का पोत INS कारमुख भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स के 3रे संस्करण में हिस्सा ले रहा है। गौरतलब है कि कारमुख स्वदेश निर्मित एक मिसाइल कॉर्वेट है। बता दें कि सिटमैक्स का मकसद भारतीय नौसेना IN, सिंगापुर गणराज्य नौसेना RSN और रॉयल थाई नौसेना RTN के बीच आपसी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। वर्ष 2019 से सिटमैक्स प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 3 सही है। इस अभ्यास के 2021 संस्करण की मेजबानी अंडमान सागर में रॉयल थाई नौसेना यानी RTN द्वारा की जा रही है, इसलिए कथन 1 गलत है। यह अभ्यास कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर संपर्क रहित केवल समुद्री अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? डेनमार्क, जर्मनी, रूस या फिर बेलारूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलारूस। हाल ही में बेलारूस और रूस के पैराट्रूपर्स ने पोलैंड एवं लिथुआनिया की सीमाओं के पास संयुक्त अभ्यास किया। जान लेते हैं बाल्टिक सागर के बारे में। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। यह दक्षिणी डेनमार्क से उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक वृत्त तक फैला हुआ है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को शेष महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी बाल्टिक सागर की सीमा से सटे हुए देश हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेलारूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट्स का सबसे उपयुक्त तौर पर वर्णन करता है? क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एक उपग्रह, चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह, मंगल का एक उपग्रह या फिर पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह स्पेस रॉक। हाल ही में कामो-ओआलेवा नाम का एक अर्ध उपग्रह सुर्खियों में रहा है। कामो-ओआलेवा यानी स्पेस रॉक सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समीप परिक्रमा करता है।
जो चंद्रमा का एक टुकड़ा हो सकता है। 2016 में इसे हवाई में पैन-स्टार्स टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। कैमो ओलिवा शब्द हवाइन मंत्र का हिस्सा है, जिसका अर्थ है एक संतान यानी ऑफस्प्रिंग जो अपनी यात्रा खुद करती है। यह पृथ्वी के अर्ध उपग्रहों में से एक है। इसके छोटे आकार, जो कि लगभग 50 मीटर चौड़ा है, उसके चलते इस अर्ध उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है और इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी प्राप्त है। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. करतारपुर में सिख धर्म की नींव रखी गई थी। 2. करतारपुर कॉरिडोर भारत में दरबार साहिब गुरुद्वारा को पाकिस्तान में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। करीब 20 महीने की अवधि के बाद श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर को फिर से खोला जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे बंद कर दिया गया था। इतिहासकारों के अनुसार पहले सिख गुरु नानक देव जी 1520 से 22 में करतारपुर पहुंचे थे और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष वहीं बिताए। करतारपुर में ही उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी, इसलिए कथन 1 सही है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के गुरदासपुर जिले पंजाब में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है, इसलिए कथन 2 गलत है। 2019 में इस कॉरिडोर यानी गलियारा का उद्घाटन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 731 यानी NH 731 से होकर गुजरता है। 2. एक्सप्रेसवे 6 लेन है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 3. इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला साल 2020 में रखी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के करवल खेरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। यह लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 पर स्थित चौदसराय गांव लखनऊ से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर समाप्त होता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, आपका बंटी और महाभोज निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखक या लेखिका के 2 प्रसिद्ध कहानी उपन्यास हैं? मन्नू भंडारी, महाकवि निराला, महादेवी वर्मा, या फिर हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। हाल ही में प्रख्यात हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मन्नू भंडारी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए जाना जाता था। उनकी प्रसिद्ध कहानी यही सच है पर 1974 में एक हिंदी फिल्म रजनीगंधा बनाई गई थी, अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, या फिर हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के तौर पर 17 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी किले के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे, अतः विकल्प बी सही है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऐतिहासिक स्थापना को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस मनाया। 3. 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को नई दिल्ली में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कार्यालय परिसर में पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, इसलिए कथन 1 सही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। गौरतलब है कि ऑडिट दिवस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की ऐतिहासिक स्थापना और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है, इसलिए कथन 2 सही है। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले महालेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2. वर्तमान में राजीव जैन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और रॉ के सचिव के कार्यकाल की अवधि को 2 साल विस्तार पर एक अधिसूचना जारी की। जान लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के बारे में। यह भारत की एक प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है। यह आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है, इसलिए कथन 1 गलत है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक श्री अरविंद कुमार 26 जून 2019 से सेवारत हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग यानी NCD है और यह पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। 2. टाइप 1 मधुमेह मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। 3. डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।